So I'll begin with new chapter from today, and that is gravitation. न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को मैं इंटेंशनली पेंडिंग रख रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके लिए हमको टाइम ज़्यादा देना है। छोटे छोटे चैप्टर पहले कवर कर लेंगे, फटाफट हो जाएगा। ग्रेविटेशन विल टेक ओनली अराउंड 15 to 20 days to complete maximum. So we'll start with next chapter, that is gravitation. So what is gravitation? What is gravitation? Attractive force किसमें? Between two masses, right? So you must have heard of this Newton's laws of motion नहीं, law of gravitation, universal law of gravitation. सुना है क्या? Every particle of matter attracts every other particle of matter with a force which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between the two masses. हम उस पर भी आएंगे, लेकिन ग्रेविटेशन चैप्टर आपका स्टार्ट होगा केपलर्स लॉ से। तो केपलर्स लॉ से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर। बेसिकली केपलर्स लॉज ऑफ मोशन, एक्चुअली केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये प्लैनेटरी मोशन क्यों बोला है? क्योंकि ये जो केपलर्स लॉज है वो आपको प्लैनेट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। तो केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन से हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रिमेंबर, केपलर्स लॉज आर स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू प्लैनेट्स। तुम इसको सैटेलाइट पे अप्लाई नहीं कर सकते, सैटेलाइट मतलब मून के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दे आर स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर ओनली फॉर प्लैनेट्स। एंड ये केपलर्स लॉज जो है दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। तो आपको ये जो तीन लॉ है, आप देखोगे केपलर्स फर्स्ट लॉ जिसको आप लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलोगे, केपलर्स सेकेंड लॉ जिसको आप लॉ ऑफ एरिया बोलोगे, और केपलर्स थर्ड लॉ जिसको आप लॉ ऑफ टाइम पीरियड बोलोगे। ये तीनों के तीनों जो लॉज है ये सिर्फ स्टेटमेंट के फॉर्म में है, आपको कहीं पे भी इसको डिराइव नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब केपलर ने ये तीन लॉ दिए थे, ओरिजिनली केपलर ने ये तीन लॉ दिए थे बाय स्टडिंग द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स। बहुत सालों तक ही केप्ट ऑन स्टडिंग द पोजीशन ऑफ प्लैनेट, और उसके जो ऑब्जर्वेशन थे उसमें से ये तीन लॉ बनते हैं। इसके लिए आपको मैथमेटिकल प्रूफ इसका मिलेगा नहीं, सिर्फ सेकंड जो लॉ है, लॉ ऑफ एरिया। तो जैसे जैसे मैथ्स डेवलप हुआ, मैथ्स बोलने से बेटर स्पेसिफिकली कैलकुलस डेवलप हुआ, तो फिर हम लोगों ने मैथमेटिकली भी शो कर दिया कि ये जो केपलर का सेकंड लॉ है, जो भी केपलर के सेकंड लॉ में लिखा है वो सही है। तो सिर्फ सेकंड लॉ का हम डेरिवेशन देखेंगे, बाकी बाकी जो दो लॉ है ये सिर्फ आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में समझ के लेना है। तो देयर आर थ्री लॉज। विल स्टार्ट विथ फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ, जिसको आप बोलते हो लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट। Does anyone know what is Kepler's first law? Law of orbit मतलब it will give you information about the shape of orbit of planet around sun. All the planets move in elliptical orbit around the sun with sun at one of the foci. तो ये लॉ आपको बताता है कि जो शेप ऑफ ऑर्बिट है प्लैनेट्स का, इट इज नॉट सर्कुलर बट इज elliptical with sun at one of the foci. So all the planets move या फिर revolve around the sun in an elliptical orbit with sun at one of the foci. तो बेसिकली आई एक्सपेक्ट कि आपको फोकाई का मतलब भी पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट ड्रॉ द शेप ऑफ द ऑर्बिट, फिर देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोकाई। ओके, तो अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ मतलब लॉ ऑफ ऑर्बिट, ऑल द प्लैनेट्स, लेट अस से यहाँ पे सन है। अच्छा बाय द वे, क्योंकि दो फोकस की बात हुई तो पहले दो फोकस दिखाने पड़ेंगे मुझे। तो किसी भी इलिप्स के दो फोकस होते हैं, टू फोकस। यू हैव लेट अस से वन फोकस हियर एस, और दूसरा फोकस मान लो यहाँ पे है एस डैश, और मान लो यहाँ पे एस फोकस पे सन है, क्योंकि लॉ में ही वैसा है। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट
विथ सन एट वन ऑफ द फोकस, क्योंकि सन एक ही जगह पे हो सकता है ना, या तो एस पे या एस डैश पे। गुड। तो suppose this is planet, so this planet revolves in elliptical orbit around sun. In which orbit? Elliptical orbit. अभी मैं बार बार क्यों पूछ रहा हूँ, उसका रीजन है, समझेगा धीरे धीरे समझेगा, जैसे हम लोग नेक्स्ट लॉ में जाएंगे समझेगा कि why it is important to know that this is elliptical orbit. What is the meaning of foci? What is foci? हाँ, लेकिन फिर what is focus? What is focus of an ellipse? और यहाँ पे दो फोकाई क्यों है? Why there are two focus? तो अगर आप इमेजिन इमेजिन इंस्टेड ऑफ इलेप्टिकल, अगर ऑर्बिट सर्कुलर होता, अगर इलेप्टिकल की जगह पे ऑर्बिट होता सर्कुलर, तो प्लैनेट कहीं पे भी हो, प्लैनेट उसके ऑर्बिट में कहीं पे भी हो, उसका डिस्टेंस हमेशा सेंटर से रहने वाला है सेम। लेकिन इलिप्टिकल ऑर्बिट में ऐसा नहीं होता है। अगर मैं मान लेता हूं, चलो मान लेते हैं कि सन यहां पे होता ओ पॉइंट पे, राइट, बट देन इफ यू सी प्लैनेट स्टिल, जब ये प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में है तो उसका डिस्टेंस सेंटर से सेम नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर ऑर्बिट सर्कुलर होता, जो मून के केस में ऑलमोस्ट है ही, मून अराउंड और रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट, वो मून है या प्लैनेट है, इसके लिए मैंने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया था कि केपलर्स लॉज आर स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर प्लैनेट्स। दे मे और मे नॉट बी एप्लीकेबल टू सैटेलाइट्स जैसे मून, वो डिपेंड करता है, राइट। आई विल नॉट गो इनटू दैट, तो थोड़ा सा हायर लेवल हो जाएगा। तो अगर ऑर्बिट सर्कुलर होता तो प्लैनेट कहीं पे भी हो, उसका सन से डिस्टेंस हमेशा होता सेम। और एक चीज होती, इफ द ऑर्बिट इज सर्कुलर, तो इसका स्पीड भी हर जगह पे क्या होता, सेम। मतलब वो बन जाता यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो तुमने ऑलरेडी सीख के रखा है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बन जाता, लेकिन वैसा नहीं है। इसका मतलब बेसिकली ऑर्बिट पे जब प्लैनेट होगा तो ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जहां से सारे डिस्टेंसेस सेम हो। तो फिर दो फोकाई का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए पॉइंट बता रहा हूँ। मान लो प्लैनेट क्यू पॉइंट पे है, तो मैं क्या करूंगा, ये एस से क्यू तक का डिस्टेंस मेजर करूंगा और एस डैश से क्यू तक का डिस्टेंस मेजर करूंगा और इसको ऐड करूंगा। सपोज मे बी देयर इज सम अदर पोजीशन, लेट अस से पी। तो ये जो एस पी और एस डैश पी है, इसको भी जब तुम ऐड करोगे तो व्हाट यू विल फाइंड इज एस क्यू प्लस एस डैश क्यू इक्वल टू एस पी प्लस एस डैश पी। कोई और पॉइंट है, ठीक है, कोई और पॉइंट है, लेट अस से आर पॉइंट। तो यहाँ आर पॉइंट के लिए भी यू विल हैव एस आर प्लस एस डैश आर। रिमेंबर रिमेंबर सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा था, सर्कुलर मोशन में अगर कोई पॉइंट होता क्यू, उसका डिस्टेंस एस से, कोई और पॉइंट होता पी, उसका डिस्टेंस एस से, कोई और पॉइंट होता आर, तो उसका डिस्टेंस एस से होता सेम। एस क्यू इक्वल टू एस पी इक्वल टू एस आर। तो अगर ऑर्बिट सर्कुलर होता, जो नहीं है, अगर सर्कुलर होता तो डिस्टेंस इज कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑर्बिट इलिप्टिकल है, तो डिस्टेंस नहीं, सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द टू फोकाई इज कांस्टेंट। तो ये डिफरेंस है। क्यों टू फोकाई? बिकॉज ऐसे दो पॉइंट है जहां से आप उस प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करते हो, और प्लैनेट तो मूव हो रहा है ना, तो कंटिन्यूसली पोजीशन चेंज करेगा। तो किसी भी पोजीशन पे चला जाए, एस क्यू पे हो, आर पे हो, पी पे हो, तो सम ऑफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो इसको बोलते हैं, therefore you say that there are two foci। वैसे आपको कोई पूछेगा नहीं, नो वन विल आस्क इन एग्जाम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोका, ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए होना चाहिए, सो दैट यू अंडरस्टैंड मोशन एक्यूरेटली। तो अगर सर्कुलर मोशन होता है तो डिस्टेंसेस आर कांस्टेंट, अगर इलिप्टिकल होता है तो सम ऑफ डिस्टेंसेस आर कांस्टेंट। गुड। तो अभी दो फोकस है, एस और एस डैश। सन इज एट एनी वन ऑफ द फोकाई, मैं मान लेता हूं सन इज एट एस। ऑल राइट। तो एंड वन मोर थिंग, क्योंकि ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है, इसका मतलब प्लैनेट का डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, प्लैनेट का डिस्टेंस हो रहा है चेंज। तो प्लैनेट प्लैनेट अपने मोशन में उसके पाथ पे
सन से जब सबसे पास में आएगा इसको बोलते हो पेरीहेलियन। क्या बोलते हैं इसको? पेरीहेलियन। द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम सन इज कॉल्ड एज पेरीहेलियन। क्या बोलते हैं आप इसको? पेरीहेलियन। तो ये जो पी है, पी, दिस पी इज पॉइंट ऑफ पेरीहेलियन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम सन इज कॉल्ड एज पेरीहेलियन। और जो फारदेस्ट डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एपहेलियन। क्या बोलते हैं उसको? एपहेलियन। राइट? क्लियर? गुड। याद रहेगा। द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम सन इज कॉल्ड एज पेरिहेलियन एंड द फारदेस्ट इज कॉल्ड एज एपहेलियन। करेक्ट? राइट? गुड। देन अगर अगर ऑर्बिट सर्कुलर होता तो कोई भी एक्सिस ले लो, वो एक्सिस होता सेम, इक्वल लेंथ का, है ना। मैंने अगर मान लो कि ये एक्सिस लिया है पी ए और एम एन, तो पी ए और एम एन की वैल्यू आती सेम, क्योंकि बोथ आर डायमीटर्स। करेक्ट? बराबर। लेकिन क्योंकि ऑर्बिट इलिप्टिकल है तो एक एक्सिस बड़ा है और एक एक्सिस छोटा है। तो जो बड़ा एक्सिस है पी ए, इसको तुम बोलते हो मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? मेजर एक्सिस। तो पी ए हियर इज कॉल्ड एज मेजर एक्सिस। और जो छोटा एक्सिस है एम एन, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस। क्लियर? देन मेजर एक्सिस का आधा उसको बोलते हो सेमी मेजर एक्सिस। तो ये जो मेजर एक्सिस है ना पी से ए, ये टोटल डिस्टेंस हम लेते हैं 2a। 2a क्यों? क्योंकि पी से ओ तक ए मान लेते हैं और ओ से ए तक मान लेते हैं ए। इसको बोलते हैं हम लोग सेमी मेजर एक्सिस, क्योंकि मेजर एक्सिस का हाफ है। तो ये जो आपके पास ओपी या फिर जो ओ ए डिस्टेंस है जिसको तुमने ए बोला है, इसको क्या बोलोगे? सेमी मेजर एक्सिस। Half of major axis is called as semi major axis. So what is the value of major axis? 2a. And semi major axis? a. Similarly, ये जो माइनर एक्सिस है m से n, ये होता है 2b, क्योंकि ये b आता है डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना होता है b, तो ये कितना है 2b। और o से m और o से n सेमी माइनर एक्सिस इज कॉल्ड एज सेमी माइनर एक्सिस which is B। क्लियर यहाँ तक? गुड। तो आपको फर्स्ट केप्लर्स फर्स्ट लॉ में सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज द स्टेटमेंट ऑफ केप्लर्स फर्स्ट लॉ। एवरी प्लैनेट या ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन in an elliptical orbit with sun at one of the foci. So there are two focus S and S dash. तो sun is at one of the foci. मैंने फिलहाल डायग्राम के हिसाब से इमेजिन कर लिया sun is at S। फिर क्योंकि ऑर्बिट इलिप्टिकल है, मतलब इस ऑर्बिट का सन से डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, डिस्टेंस कहीं पे शॉर्टेस्ट है कहीं पे लार्जेस्ट है। तो जब स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है उस पॉइंट को क्या बोला हमने? पेरीहेलियन। और हेलियन का मतलब पता है आपको? हीलियोस, सुना होगा ये तुमने, हीलियोस, सन। तो पेरीहेलियन मतलब, हीलियन मतलब सन। और पेरीहेलियन क्यों बोला है? क्योंकि सन से मेजर कर रहे हो ना डिस्टेंस को, तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन इज कॉल्ड एज पेरीहेलियन और लार्जेस्ट इज कॉल्ड एज एपहेलियन। जो लोग सिंधी भाषा समझते हैं उनके लिए इजी है याद रखना, क्योंकि सिंधी में इफ यू नो परे मतलब दूर, इधर उल्टा है उसका, परे मतलब पास। तो मैं तो ऐसा याद रखता हूँ पेरी परे, परे, बट हमारी भाषा में परे मतलब दूर होता है, उसका उल्टा पेरी मतलब नियर। तो पेरीहेलियन मतलब स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड एपहेलियन मतलब लार्जेस्ट डिस्टेंस। गुड। देन पी टू ए इज कॉल्ड एज मेजर एक्सिस 2a, उसका हाफ सेमी मेजर एक्सिस ए और ए। तो ओ से पी और ओ से ए, दीज आर सेमी मेजर एक्सिस। एम एन इज माइनर एक्सिस, इसका हाफ ओ एम और ओ एन, बी और बी, इट इज सेमी माइनर एक्सिस। दैट इज ऑल यू नीड टू नो फॉर फर्स्ट लॉ, Kepler's first law.
नाउ लेट अस हैव अ लुक एट केपलर्स सेकंड लॉ। तो केपलर्स सेकंड लॉ को अच्छे से समझने के लिए, समझ तो आ जाएगा आपको, लेकिन डिराइव भी करना है। यहाँ पे डिराइव करने के लिए आपको वेक्टर्स का नॉलेज होना चाहिए। तो डोंट वरी, आई अगेन रिपीट, जहां जरूरत है वहां पे वेक्टर्स भी रिपीट कर लेंगे। तो केपलर्स सेकंड लॉ, क्योंकि केपलर्स सेकंड लॉ आपको इंफॉर्मेशन देता है एरियाज की, इसको जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ एरियाज। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में बाद में जाऊंगा, पहले हम लोग बात कर लेते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स की। अगर अगर ऑर्बिट सर्कुलर होता, किसी भी प्लैनेट का ऑर्बिट अगर सर्कुलर होता, लेट अस से दिस इज सन, और सन से प्लैनेट तक मैंने अगर एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, सन की पोजीशन से प्लैनेट की पोजीशन तक अगर एक वेक्टर ड्रॉ कर देता हूं, तो इसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर या फिर रेडियस वेक्टर या फिर लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट। तो अगर ऑर्बिट सर्कुलर होता तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, मोशन क्या होता? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब क्या? स्पीड इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये जो प्लैनेट है, इसका कुछ भी पोजीशन हो, द स्पीड इज ऑलवेज सेम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता, तो फॉर एग्जांपल लेट अस से प्लैनेट इनिशियली ए पॉइंट पे था, ए से वो गया बी पे। सो लेट अस से ए से बी तक जाने में इसको 2 महीने लग गए, 2 मंथ्स। टाइम इंटरवल मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैं एग्जांपल के लिए 2 महीने ले रहा हूँ, आई कैन टेक 3 मंथ्स ऑल्सो। तो ए से बी तक जाने में इसको कुछ टाइम लगा है, सम टाइम, एग्जाम्पल 2 मंथ्स। ओके, तो ये जो रेडियस वेक्टर है, जिसको तुम पोजिशन वेक्टर बोल रहे हो बार बार, इसने क्या किया, इसने एरिया को स्वीप कर लिया। यू नो व्हाट, यू मस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वीपिंग, पता है ना? झाड़ू लगाना, स्वीप करना मतलब कवर करना बेसिकली। तो बैट्समैन भी जब स्वीप करता है तो क्या करता है, उसका मोशन जो होता है उसमें बैट क्या करता है, एरिया को कवर करता है। कोई भी झाड़ू लगाएगा तो वो क्या करता है, वो झाड़ू क्या करता है, एरिया कवर करता है। तो यहाँ पे भी जब प्लैनेट ए से बी पे गया, तो ये जो लाइन है, जो सन से प्लैनेट तक है, जिसको तुमने रेडियस वेक्टर या पोजिशन वेक्टर बोला है, वो क्या कर रहा है, एरिया कवर कर रहा है। मतलब एरिया को क्या कर रहा है, स्वीप कर रहा है, राइट। लेट अस से कि मान लेते हैं कि चलो ठीक है, प्लैनेट सी पोजीशन पे था, और सी से डी पोजीशन तक आने में इसको 2 महीने लग गए, 2 मंथ्स। तो सी से डी पे आया 2 मंथ्स के टाइम में, तो एरिया कवर हुआ A2। व्हाट डू यू थिंक, A1 एंड A2 सेम होंगे कि नहीं होंगे? सेम होंगे, यस। व्हाई? Because time interval is same, that is one thing, but also speed is constant, that is other thing। तो क्योंकि यहाँ पे स्पीड भी कांस्टेंट है और टाइम इंटरवल भी सेम है, तो एरिया स्वेप्ट इन द सेम टाइम इंटरवल इज सेम। टाइम इंटरवल सेम होना जरूरी है, लेकिन ये तो हमने डिस्कस किया फॉर सर्कुलर ऑर्बिट। रियलिटी में ऑर्बिट सर्कुलर है क्या? नहीं, इन रियलिटी द ऑर्बिट इज इलिप्टिकल। तो इन केस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट होता क्या है, होता ये है, ये जो प्लैनेट है, प्लैनेट प्लैनेट का स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है। होता यह है कि प्लैनेट जैसे ही सन के पास आता है, स्पीड बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि तुमने ही बताया। तो मैंने स्टार्ट कहां से किया था, व्हाट इज ग्रेविटेशन, तो तुमने बताया G m1m2/r²। इसलिए वहां से स्टार्ट किया, सो दैट यू नो द फॉर्मूला। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ना चाहिए आइडियली। तो होता ऐसा है, इन रियलिटी ये जो प्लैनेट है, जैसे जैसे सन के पास में आता है तो स्पीड बढ़ता है, फिर स्लो 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 एंड द स्लोएस्ट। फिर वापस से डिस्टेंस कम होने लगा तो स्पीड बढ़ने लगा एंड देन इट गोज लाइक। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, करेक्ट, राइट। तो पेरीहेलियन के पास में स्पीड ज्यादा है और एपहेलियन के पास में स्पीड कम है। तो ये मोशन यूनिफॉर्म है क्या? नहीं, पहली बात तो सर्कुलर नहीं है, दूसरा ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो अभी लेट अस से मैं वापस एक काम करता हूं, मैं सन से प्लैनेट की पोजीशन तक एक लाइन ज्वाइन कर लेता हूं SP। और मान मान लेते हैं कि पहले ये जो प्लैनेट है ए पोजीशन पे था, आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, फॉर एग्जाम्पल 2 महीने, क्योंकि हमने यहाँ पे भी 2 मंथ्स का एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पे 2 मंथ्स का एग्जाम्पल ले लेंगे।
तो लेट अस से ये प्लैनेट ने एक एरिया स्वीप कर लिया A1। मान लेते हैं प्लैनेट था सी पोजीशन पे, सी से आ गया डी पे, वापस से सी से डी तक आने में लग गए 2 महीने, एरिया कवर कर लिया A2। व्हाट डू यू थिंक, A1 और A2 सेम होगा कि नहीं होगा? सेम? नॉट सेम। पहले केस में सेम था। यस, क्यों सेम था? क्योंकि टाइम इंटरवल सेम है और स्पीड भी कांस्टेंट है। दूसरे केस में टाइम इंटरवल सेम है लेकिन स्पीड कांस्टेंट नहीं है। तो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? एरिया स्वेप्ट शुड नॉट बी सेम, ये एक्सपेक्टेशन है, लेकिन रियलिटी में एरिया स्वेप्ट इज सेम। ये है केपलर सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरियाज। तो इट टेल्स यू दैट द लाइन ज्वाइनिंग, लाइन कहां से ड्रॉ किया तुमने? सन से प्लैनेट तक। द लाइन ज्वाइनिंग सन टू प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। द लाइन ज्वाइनिंग the line joining the sun and the planet, the sun and the planet, मतलब SP sweeps equal areas in equal intervals of time, in equal intervals of time। सिंपल। तो जब ये केपलर ने लॉ दिया तब मैथमेटिक्स इतना एडवांस नहीं था, शायद लोगों को कैलकुलस पता भी नहीं था, लेकिन अब 21st सेंचुरी में तुमको कैलकुलस को पता है। तो हमको ये जो सेकेंड लॉ है वो हमको कैलकुलस की हेल्प से डिराइव करना है। यू आर सपोज टू प्रूव दिस दैट द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब रेडियस वेक्टर, लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, राइट। तो अभी ये प्रूव करने के लिए पहले तुमको पता होना चाहिए वेक्टर्स। तो यू मस्ट रिमेंबर, हमने 2 टाइप के वेक्टर प्रोडक्ट देखे थे, 2 टाइप के प्रोडक्ट देखे थे वेक्टर्स के, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, एंड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट? इस बहाने डिवाइस भी हो जाएगा ना। व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट? मैंने प्रॉपर्टीज नहीं पूछे, मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि वो नहीं पता होगा तो आगे जाके मतलब नहीं है। तो फर्स्ट यू शुड नो, ऐसा याद होना चाहिए। तुमने जो 2 साल 3 साल 4 साल पहले पढ़ा है वो भी याद होना चाहिए। Scalar product or dot product of two non-zero vectors is defined as the product of magnitude of two vectors and cosine of smaller angle between them. So a bar dot b bar is ab cos theta। ऐसा ऐसा याद होना चाहिए आपको। उसमें 6 प्रॉपर्टी हमने देखे थे। प्रॉपर्टी नंबर 1, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, मतलब a bar dot b bar is b bar dot a bar। नंबर 2, स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। जिसको याद नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है याद नहीं है अगर, a bar dot b bar plus c bar is a bar dot b bar plus a bar dot c bar। वेक्टर्स सिर्फ रिवाइज करने के पर्पज से मैं बता रहा हूँ, हमको सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी चाहिए 12 में से, क्योंकि 6 स्केलर प्रोडक्ट के थे, 6 वेक्टर प्रोडक्ट के थे, लेकिन अभी हम बात कर ही रहे तो रिवाइज हो जाएगा, बेटर ऑफ। नंबर 3, याद है आपको 3 स्पेशल केसेस देखे थे हमने। अगर 2 वेक्टर में एंगल 0 हुआ, मतलब 2 वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, और एंटी पैरेलल। तो 3 स्पेशल केसेस देखे थे हमने। इफ द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स इज 0, ए बार डॉट बी बार इज ए बी। फिर व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 0, क्योंकि ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस 90, कॉस 90 इज 0। फिर हमने देखा था 180 एंटी पैरेलल, माइनस ए बी, क्योंकि ए बार डॉट बी बार ए बी कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 इज -1। क्लियर यहां तक? तो माइनस ए भी हो जाता है वो। इसके बाद हमने देखा था सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, एक वेक्टर का खुद के साथ प्रोडक्ट। और इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी मैंने पूछा आपसे, अगर 2 वेक्टर्स में एंगल 90 है तो व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट? तो व्हाट इज आई कैप डॉट जे कैप? 0, जे कैप डॉट आई कैप 0, आई कैप डॉट के कैप 0, के कैप डॉट आई कैप 0, जे कैप डॉट के कैप 0, के कैप डॉट जे कैप 0। तो आई जे, जे आई, के आई, जे के जे, ये सब क्या हो गए?
0। अभी मैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट की बात करता हूँ। सेल्फ मतलब खुद के साथ, कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। एक वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, जैसे ए बार डॉट ए बार, ए स्क्वायर कॉस जीरो, कॉस जीरो इज 1, तो व्हाट विल बी आई कैप डॉट आई कैप, आई स्क्वायर। लेकिन आई की वैल्यू कितनी है? Q1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होगा? 1। इसके बाद अगर आपको याद नहीं होगा, पांचवा प्रॉपर्टी आपने प्रूव किया था, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। सिक्स नंबर प्रॉपर्टी आपने देखा था, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, जिसको तुम कंपोनेंट ऑफ ए बार ऑन बी बार भी बोलते हो, जिसको तुम शैडो ऑफ ए बार ऑन बी बार भी बोलते हो। याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, लेकिन रिवाइज कर लेना। प्रोजेक्शन ऑफ मतलब मेरे पास एक वेक्टर है ए बार, इसका दूसरे वेक्टर बी बार पे प्रोजेक्शन मतलब शैडो बेसिकली, राइट। प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार मतलब इतना, ये आता है, इफ यू रिमेंबर, दिस इज ए बार डॉट बी बार अपॉन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार इज ए बार डॉट बी बार अपॉन बी। प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इज ए बार डॉट बी बार अपॉन ए। तो ये छह प्रॉपर्टीज थे स्केलर प्रोडक्ट की। स्केलर प्रोडक्ट हमको लगने नहीं वाला है यहाँ पे, हमको लगने वाला है क्रॉस प्रोडक्ट का, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट का एक सिंगल प्रॉपर्टी। लेकिन ठीक है, अब रिवाइज करना है तो कर ही लेंगे। व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी साइन थीटा तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया ना। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ न्यू वेक्टर whose magnitude is ab sin theta and the direction is given by राइट हैंड स्क्रू रूल। फिर हमने वैसे ही छह प्रॉपर्टी देखी थी। डॉट प्रोडक्ट का पहला प्रॉपर्टी क्या था? डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, मतलब ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार, लेकिन ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू माइनस बी बार क्रॉस ए बार। मैग्नीट्यूड वाइज सेम है लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। वहां प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या था? डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव। ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार इज ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। थर्ड प्रॉपर्टी तुमने क्या देखा था वहां पे? स्पेशल केसेस देखा था ना, एंगल 0, एंगल 90, एंगल 180। वैसे तीन केसेस यहाँ पे भी है। अगर दो वेक्टर्स में एंगल 0 हो मतलब पैरेलल हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है? 0 आता है, क्योंकि ए बी साइन 0, साइन 0 इज 0। और अगर दो वेक्टर्स में एंगल 90 हो तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं होता है। ए बार क्रॉस बी बार इज ए बी, क्योंकि साइन 90 इज 1, और एंटी पैरेलल हो तो वापस से 0। फिर यहां से हमने देखा था आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप, आई क्रॉस जे इक्वल टू के। फिर मैं तुमको बताया था साइक्लिक। साइक्लिक साइक्लिक में क्या करते हो? आई की जगह पे जे, जे की जगह पे के, और के की जगह पे आई, ऐसा रिप्लेस कर लेते हो। आई की जगह पे जे, जे की जगह पे के, और के की जगह पे आई। फिर वापस से एक बार साइक्लिक, के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप। और मुझे अगर जे कैप क्रॉस आई कैप चाहिए तो माइनस के कैप बनेगा। वैसे ही अगर के कैप क्रॉस जे कैप चाहिए तो माइनस आई कैप बनेगा। सिमिलरली अगर मुझे आई कैप क्रॉस के कैप चाहिए तो माइनस जे कैप बनेगा। राइट, क्लियर, पक्का। इसके बाद हमने देखा था सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। ए बार क्रॉस ए बार इज 0, तो आई कैप क्रॉस आई कैप 0, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप 0, ये सब 0 हो गए। इसके बाद इफ यू रिमेंबर, ए बार क्रॉस बी बार को हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा था। अगर मेरे पास दो वेक्टर है, ए बार विच इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी बार इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो ए बार क्रॉस बी बार जो होता है ना, वो डिटर्मिनेंट होता है आई कैप जे कैप के कैप, ए एक्स ए वाई
ए जेड, बी एक्स, बी वाई और बी जेड, ऐसा आता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट प्रॉपर्टी जो हमको यूज करना था एक्चुअली ग्रेविटेशन में, हम ग्रेविटेशन करते करते वेक्टर से पहुंच गए, कोई बात नहीं, रिवाइज तो हो गया कम से कम। तो कमिंग टू द पॉइंट हियर, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है, लेट अस दिस इज p बार, लेट अस दिस इज q बार, और एक काम करते हैं हम लोग, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, और एक काम करते हैं इन दोनों में एंगल को थीटा मान लेते हैं, एंड इमेजिन दिस इज द हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम। व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? बेस इनटू हाइट, तो एरिया इज बेस इनटू हाइट। व्हाट इज बेस ऑफ दिस पैरेललोग्राम? p वेक्टर का मैग्नीट्यूड p, और हाइट क्या है h, लेकिन h कैसे फाइंड करेंगे? व्हाट इज sin थीटा बाय डेफिनेशन? अपोजिट अपॉन h अपॉन q, तो h से आ गया q sin थीटा, तो एरिया a क्या बन जाएगा p into h, मतलब pq sin थीटा, लेकिन pq sin थीटा क्या होगा? p बार cos q बार का, मतलब फिजिकली स्पीकिंग क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड तो क्या देगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, हाँ, क्योंकि मैंने अगर एक डायगोनल डाल दिया बीच में, तो ये दोनों इक्वल एरिया के ट्रायंगल, तो अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए होगा तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, डिवाइड बाय, मतलब यहाँ पे डिवाइड बाय। तो ये प्रॉपर्टी है जो हमको लगने वाला है कि प्लस सेकंड लॉ को प्रूव करना, सिर्फ ये प्रॉपर्टी लगने वाला है, फिर बाकी ये प्रॉपर्टी तो हमने जस्ट फॉर सेक ऑफ डिटेल देखा, so we have just seen all these properties just for revision purpose। तो भी याद रखना, अगर मेरे पास दो वेक्टर है, उस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब उसका यहाँ पे क्या यूज है देखते हैं। देखो, मैंने तुमको पहले बता के रखा था, सन से प्लैनेट तक जो हम लोग वेक्टर ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। नोट किससे करते हैं? आर का। इमेजिन प्लैनेट ए से बी पे गया वेरी शॉर्ट टाइम, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको पता होगा, अगर मैं इंटरवल शॉर्ट लेता हूं तो ये जो आर्क है ना, आर्क, उसको मैं स्ट्रेट लाइन मान, एक्चुअली प्लैनेट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, एक्चुअली प्लैनेट जा रहा है अराउंड द आर्क, प्लैनेट जा रहा है ए से बी में ऐसा अराउंड द आर्क, लेकिन मैंने टाइम इंटरवल क्या ले लिया? वेरी स्मॉल। तो अगर टाइम इंटरवल स्मॉल लिया है तो मैं इसको क्या मान सकता हूँ? स्ट्रेट लाइन। तो ट्रायंगल करके, यस। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, इमेजिन ए पॉइंट पे जब प्लैनेट था तो उसका वेलोसिटी था v, क्या वेलोसिटी था उसका? v, और ए से बी तक वो गया डेल्टा की टाइम में, कितने टाइम में? डेल्टा की, small interval of time, short interval of time। So the planet which was at A, it goes to B in short interval of time, या small interval of time delta t। तो what is v by delta t? What is v? Speed. What is speed by units? Delta t. What is delta t? Time। Time मतलब तो क्या बना? मीटर, मतलब क्या? डिस्टेंस। तो ये जो v बार डेल्टा t है वो कौन है? डिस्टेंस, डिस्टेंस है। और r बार भी क्या है? डिस्टेंस। क्यों चाहिए? एरिया कैसे निकालना? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ऐसे होता है ना, मतलब लेंथ इज लेंथ और ब्रेड्थ इज आल्सो लेंथ। तो एरिया फाइंड करने के लिए तुमको डायमीटर क्या चाहिए था? l रेज़ टू 2। तो हमने कैसे बनाया? एक तो r बार था, वो तो l रेज़ टू 1 था, लेकिन जो दूसरा साइड है वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी क्या बन गया? l रेज़ टू 1। तो जब मुझे एरिया फाइंड करना होगा तो मैं इसका प्रोडक्ट अगर लेता हूं तो ले सकते हैं, टाइम में ही करेंगे। तो हमको प्रूव क्या करना है? हमको प्रूव ये करना है कि अगर टाइम इंटरवल सेम है तो प्लैनेट बेसिकली जो लाइन है, लाइन सन प्लैनेट, रेडियस वेक्टर फ्रॉम सन टू प्लैनेट, ठीक,
इक्वल एरिया अगर टाइम इंटरवल सेम है तो। अभी प्रूव कैसे करते हैं वो देखो। अब ये डायग्राम को ध्यान रखना और जो वेक्टर्स का तुमने 6 नंबर में प्रॉपर्टी देखा था वेक्टर का वो ध्यान रखना। अगर दो वेक्टर है मेरे पास p बार एंड q बार, व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? p बार क्रॉस q बार का मैग्नीट्यूड, ये याद रखना। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है r बार और मान लो मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है which is v बार डेल्टा t, v बार डेल्टा t। अब सबसे पहला काम हमने क्या करना चाहिए, हमने इसको बनाना चाहिए पैरेललोग्राम। तो हमने इसको बना लिया पैरेललोग्राम। तो बन गया पैरेललोग्राम। यस। व्हाट इज एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम? व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? मॉड ऑफ r बार क्रॉस v बार डेल्टा t। तुमको एरिया पैरेललोग्राम का चाहिए था कि ट्रायंगल का चाहिए था? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल इसको कंपेयर विद डायग्राम, डायग्राम में कंपेयर करोगे ना, ये एस है, ये ए पॉइंट है और ये देखो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये एस, राइट? करेक्ट। तो व्हाट विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ। तो अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, मुझे अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल will be half of this। सही है? करेक्ट। ओके गुड। अब और एक प्रॉपर्टी जो तुमने वेक्टर में सीखा था, पहले वो बताया था, इधर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, इस क्रॉस प्रोडक्ट में r तो वेक्टर है ही, v भी क्या है, डेल्टा t क्या है, स्केलर, टाइम एंड लेवल में वेक्टर। तो मैंने आपको ये बताया था, काफी बोला मेरे को, ये जो स्केलर होता है स्केलर, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब इसको यहाँ लिखो चलेगा, इसको बाहर लिखो तो भी चलेगा, इसको बाद में लिखो तो भी चलेगा। तो आपकी मर्जी इसको कहाँ रखना है और, राइट? तो ये जो डेल्टा टी स्केलर है, तो स्केलर है तो स्केलर को मैं डायरेक्टली बाहर ही निकाल लेता हूँ, डेल्टा टी बाय मॉड ऑफ r बार क्रॉस। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर टाइम इंटरवल स्मॉल है तो एरिया भी क्या बनेगा, स्मॉल। तो एरिया क्या आ जाएगा, डेल्टा, बराबर। ये जाना पक्का पक्का। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ जो ये लाइन जॉइनिंग सन एंड प्लैनेट का, तो जो एरिया स्वीप किया, उस एरिया को हमने सिर्फ लिख दिया इन टर्म्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। बाकी कुछ नहीं लिया हमने बोला था दो वेक्टर लगता है, तो दोनों वेक्टर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ, तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है एरिया ऑफ पैरेलल। तो मैंने डिवाइड बाय 2 कर लिया, तो क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसको डेल्टा टी क्या है, स्केलर है, और स्केलर फ्लेक्सिबल होता है, तुम कहीं भी रख सकते हो, does not matter, you can keep it with first term, you can keep it outside also, तो मैंने स्केलर को बाहर रखा और ये डेल्टा टी को शिफ्ट कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या बन गया, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ r बार क्रॉस। बट डू यू नो व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। किसका मास? करंट का मास। ये जो मोशन में है उसका मास होता है, मोमेंटम भी उसी का होता है ना। सन का मोमेंटम जीरो है क्योंकि सन इज नॉट मूविंग, एक्चुअली सन इज मूविंग, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि कॉम्प्लिकेट हो जाएगा वो, सन मूव होगा, तो मैं बाद में बताऊंगा सर व्हेन वी आर फ्री टाइम, नॉट नाउ। ओके, तो व्हाट इज v बार हो गया, v बार बाय, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी क्या आएगा, 1/2 r बार क्रॉस p बार बाय व्हाट इज स्केलर की वेक्टर स्केलर। अभी देखो लास्ट जो हमारा टेस्ट हुआ, अगर आपको याद होगा, मैंने जानबूझ के एक क्वेश्चन डाला था, सेपरेट फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर है क्या यार। और तो आगे जो लगने वाला होता है उसके हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनता है, उसमें भी गलती गलती रहती है। वर्क डन और पावर को बोलते वेक्टर बनाती है, वर्क डन एनर्जी
Energy can never be a vector quantity. And what is power? Work upon time. जब वर्क स्केलर है, टाइम स्केलर में पावर भी क्या होगा? तो गलती क्या करके रखी, वहां पर भी गलत करो। चलो कोई बात नहीं, अभी करेक्ट कर लेना इसके बाद। तो मास है स्केलर, वापिस से वही बात है, क्योंकि ये स्केलर है तो इसको तुम यहाँ रखो या फिर बाहर निकलो। तो एक काम करेंगे, इसको बाहर रखेंगे। तो therefore डेल्टा ए बाय डेल्टा टी ये क्या आएगा? और अपॉन 2 सिर्फ मास को निकाल लिया बाहर, आर बार क्रॉस। ये तो वेक्टर मतलब मैथमेटिकल वैल्यू फैक्टर से याद है, इसका क्वेश्चन है आपको एग्जैक्टली आर बार क्रॉस पी बार फाइंड करके भी बोला हो रहा है। व्हाट इज आर बार क्रॉस पी बार? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं इसको? पी को क्या बोलते हैं? पी क्या होता है? कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। आर बार क्रॉस पी बार पता है क्या होता है? अरे ये पी होता है लीनियर मोमेंटम, और क्रॉस पी बार पता है क्या? एंगुलर मोमेंटम। ये कौन है? एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड। तो एल का मैग्नीट्यूड अपॉन हो गया। मतलब डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इन शॉर्ट क्या आ गया? एल अपॉन। सही है, सही है ना? बराबर। अब एक चीज आज और आज से आगे जहां पर भी फिजिक्स की बात होगी, दो चीज याद रखना। नंबर वन, लीनियर मोशन में हमेशा लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना है, मतलब कांस्टेंट रखना है। और एंगुलर मोशन में हमेशा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है। तो यहाँ पर प्लैनेट मोशन परफॉर्म कर रहा है एंगुलर, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व, मतलब क्या होगा? कांस्टेंट। तो एल क्या है? एम क्या है? मास ऑफ प्लैनेट कांस्टेंट है ना। कैसा होता है प्लैनेट इवॉल्व हो रहा है तो उसका मास कम होता रहता है, होता है ऐसा तो कुछ और बचता नहीं, राइट? तो मास भी क्या है? कांस्टेंट। टू भी क्या है? कांस्टेंट। एल भी क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब पता है क्या है? एल एंड एम आर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। therefore L upon 2L is constant। अभी constant upon constant is another constant। इसका मतलब पता है क्या हो गया? डेल्टा ए बाय डेल्टा टी पता है क्या हो गया? कांस्टेंट। मतलब समझ में आया? अगर टाइम इंटरवल कांस्टेंट है तो एरिया कवर्ड भी कांस्टेंट है। हो गया, मैथमेटिकली प्रूव। if the time interval is same then the area covered is also same। तो तुमने मैथमेटिकली भी शो कर दिया कि जो केट्रस का सेकंड लॉ था, line joining sun and the planet sheets equal areas in equal interval of time, मैथमेटिकली done। तो मैथमेटिकली शो करने के पूरी चीज करना ये था, एक सन से प्लैनेट तक एक वेक्टर ड्रॉ करना, उसको तुमने आर और बोल दिया। प्लैनेट ए पे था, ए से गया बी पे इन सम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी। तो जो डिस्टेंस हुआ वो ए से बी तक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस वो हो गया बी बार डेल्टा टी। तो बी बार डेल्टा टी इज वन वेक्टर एंड आर बार इज अदर वेक्टर। तो जो वो दो वेक्टर को यूज करके जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया होगा आर बार क्रॉस बी बार डेल्टा टी। लेकिन हमको इंटरनेशनल ट्रायंगल के एरिया में, तो हमने डिवाइड बाय कर दिया 2। तो एरिया ट्रायंगल बन गया आर बार क्रॉस बी बार डेल्टा टी बाय 2। डेल्टा टी को तुमने निकाल दिया बाहर, तो डेल्टा टी बाय 2 आर बार क्रॉस बी बार, ये एरिया है। डेल्टा ए इक्वल टू लिखा है सब में आपको। तो दूसरी डेल्टा ए इक्वल डेल्टा टी बाय 2 आर बार क्रॉस बी बार, डेल्टा टी का ये बाहर आ गया तो आर बार क्रॉस बी बार। डेल्टा टी को भी शिफ्ट कर दिया तो हाफ आर बार क्रॉस बी बार, लेकिन मोमेंटम होता है एम बी बार, तो ये आ गया मोमेंटम अपॉन बी बार बाय, ये सब्स्टिट्यूट कर लो। और एम स्केलर है तो स्केलर को बाहर निकाल लो। तो वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर से स्केलर को तुम बाहर निकाल के आ सकते हो। तो बाहर आ गया आर बार क्रॉस बी क्या है? एंगुलर मोमेंटम अंदर में। तो राइट हैंड साइड सभी कांस्टेंट है कि एल और एन क्या है? कांस्टेंट है। तो डेल्टा ए और डेल्टा टी क्या हो गया? मतलब अगर टाइम इंटरवल कांस्टेंट हो तो इवेंट कवर्ड विल बी कांस्टेंट, मतलब a1 विल बी इक्वल टू a2। हो गया प्रूफ। अब आ जाते हैं हम लोग केप्लर्स थर्ड लॉ पे।
केपलस का थर्ड लॉ हमको टाइम पीरियड का इंफॉर्मेशन देता है, तो इसे तो बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड या लॉ ऑफ पीरियड। तो केपलस थर्ड लॉ, केपलस थर्ड लॉ ऑफ टाइम, the law of time period. What is time period? How do you define time period? Around 5. What is taken third law? Equal is time going to R equal R. Formula is variable food. तो एवरेज की बात कर रहे हैं। इक्वल प्रपोर्शनल टू आर क्यूब, करेक्ट है आर, लेकिन एक्सेस the square of time period of a planet around sun is directly proportional to cube of its centimeter axis. This is the formula. The square of time period of a planet, yeah, of planet around sun, sun is proportional to of its semi-major axis. Its semi-major axis. Therefore, T square is proportional to A, क्योंकि semi-major axis को मैंने x किया इसमें A, और लकीली सर्कुलर मोशन के लिए भी सेम आता है कि वहां पे semi-major axis बिकम रेडियस। तो मून का जो मोशन है अराउंड अर्थ, उसमें भी आपको यही लॉ देखने को मिलेगा। तो मोशन ऑफ सैटेलाइट, अभी मैं पहले मून बोला, मैंने सैटेलाइट बोला, उसका रीजन है कि सैटेलाइट दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज मून और आर्टिफिशियल सैटेलाइट मीनिंग तो हम लोग खुद सेट करेंगे मोशन में, वो बाद में देखेंगे, इस चैप्टर में आ गया एरो। So luckily for satellite also you have the same relation, p square proportional to r cube, but r is orbital radius there, क्योंकि वहां पे normally motion is circular and not elliptical। तो कंफ्यूज मत करना, प्लैनेट्स का मोशन इसलिए मैंने पहले बता दिया कि ये केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन will give you idea only about planets, not about satellites। I told you they may or may not be applicable to satellites, depend करता है, और मून के लिए कर सकते हैं, राइट, कर सकते हैं, depend करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो डिस्टेंस प्रपोर्शनल है आर के बराबर है। Okay, so this is all about Kepler's laws of matter in motion। अब हम आ जाते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये यूनिवर्सल वर्ड यूज करते वक्त यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि हर एक लॉ यूनिवर्सल नहीं होता। यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स में कहीं भी अप्लाई कर तो सेम लॉ मिलेगा। नॉट एवरी लॉ इज यूनिवर्सल लॉ, नॉट एवरी कांस्टेंट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल कैपिटल जी, क्या होता है कैपिटल जी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पूरे यूनिवर्स में तुम कहीं भी लेके जाओ ना इसको, वैल्यूज नहीं होगी, कितनी वैल्यू होती है? 6.6 tan and length to, अगर नहीं होगी 10 ले लो पक्का। तो व्हाट अबाउट स्मॉल जी?
और ये लोकल कांस्टेंट होता है, लोकल कांस्टेंट क्योंकि ये एट अ गिवन लोकेशन कांस्टेंट है। जी की वैल्यू कितनी, गलत है, ये पोल का वैल्यू होता है। इक्वेटर में 9.7 जी के आसपास आता है और हमारे सिटी में 9.7576 के आसपास आया। वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। जी की वैल्यू 9.8 जब लिखते हो तो तुम उसकी वैल्यू पोल्स पे जो है वो लिखते हैं। इट इज नॉट सेम एवरीवेयर, इसके लिए इसको लोकल कांस्टेंट होता है, इसका बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट फिलहाल के लिए दो ही है, आपको पता होना चाहिए, है ज्यादा है लेकिन आपको जो लगने वाला है उसमें दो है। एक है गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू आ गया है तो वो भी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और एक है ग्रेविटेशन। चलो ठीक है, डज नॉट मैटर। तो व्हाट इज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? Every particle of matter attracts every particle of matter with a force equal to masses. You have to proportional to square of distance between them. So for example, अगर मेरे पास दो masses है m1 और m2 और इन दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये r है, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया? स्टेटमेंट से। ये स्टेटमेंट एक्चुअली यू कैन प्रूव दिस। तो अभी पहले हम लोग प्रूव करेंगे। तो जैसे केपलर ने प्लैनेटरी मोशन का स्टडी किया ना, वैसे ही न्यूटन ने मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ उसका डिटेल स्टडी किया। तो न्यूटन न्यूटन स्टडीड, बताता हूँ ये कहाँ से आया, थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स ज्यादा लिखूंगा नहीं मैं, नोट्स में है ही, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट आई विल हाईलाइट हियर। सो न्यूटन स्टडीड मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। और जब न्यूटन ये डिटेल स्टडी कर रहा था मून के मोशन की अराउंड अर्थ, तो उसको ऑलरेडी कुछ चीजें पता थी। फॉर एग्जाम्पल, ही न्यू व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ मून अराउंड अर्थ। डू यू नो? ही न्यू hundreds of years back. Do you know now what is the time period of moon around earth? मून को अर्थ का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, ये पूछ रहा हूं मैं तुमसे। 27.3 days. And he also knew what is the distance of moon from earth, मतलब center of moon to center of earth, पता है? 3.85 to 10 raised to 5 किलोमीटर, 3 लाख, मतलब 3,85,000 kilometers. So it was already known. So it was known, और ये वैल्यूज का यूज किया उसने टू डिराइव यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. So it was known that this is something crazy. Sorry if my voice is breaking in between. Those are online. I will just fix this problem up by tomorrow. It was known that time period of moon, time period of moon around Earth कितना है? 27.3 days. And what is distance of moon? Basically, center of moon from center of Earth. Of moon from Earth is how much? 3.85 into 10 raised to 5 किलोमीटर। ये भूलना मत, ये किलोमीटर में है, क्योंकि कैलकुलेशन के टाइम पे ये डालना भूल जाते हैं, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करते और आंसर मैच नहीं होता। ओके, तो ये किलोमीटर में है, 3,85,000 किलोमीटर। So there are certain values that you should know beforehand. जैसे what is the average distance between center of Earth and center of Sun? I know it is one astronomical unit. मैं मीटर में पूछ रहा हूँ आपको, तो you should know what is one astronomical unit equals to. वो पता होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए. Don't tell me
आपको नहीं पता तो चेक कर लो, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज है अब। ओके चलो, कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट इज द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ? इलिप्टिकल की सर्कुलर? सर्कुलर। तो सिंस मोशन ऑफ मून, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, अराउंड अर्थ इज सर्कुलर। तो सर्कुलर मोशन में कौन सा फोर्स कंपलसरी होता है? सेंट्रीपिटल। तो द फोर्स मस्ट बी सेंट्रीपिटल, द फोर्स मस्ट बी सेंट्रीपिटल। तो देयरफॉर फोर्स इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स के तीन फॉर्मूला देखे तुमने, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बाई आर, और एम वी ओमेगा। तीन देखे थे ना हमने, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के तीन फॉर्मूला देखे थे क्या? वी स्क्वायर बाई आर, वी ओमेगा एंड आर ओमेगा स्क्वायर। एक्सेलरेशन को सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको? मास के साथ। डन। तो मास से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या हो गया? एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब बोलोगे ओमेगा क्यों, एम वी स्क्वायर बाई आर क्यों नहीं? तुमको टाइम पीरियड पता है, व्हाट इज ओमेगा एंड टाइम पीरियड का रिलेशन? 2 पाई बाई टी। तो आपको ये पता होना चाहिए। वेल बाय द वे, व्हाट इज फोर्स का जनरल फॉर्मूला? मास इनटू किसका एक्सेलरेशन? मून का। मून, क्योंकि मोशन में कौन है? मून है, अर्थ नहीं है, मून है। अर्थ इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड मून, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम और एम हो गया कैंसर, तो ये आ गया आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज 2 पाई बाई, करेक्ट? बराबर है, नथिंग रॉन्ग, एवरीथिंग इज राइट। आर पता है तुमको? 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करो। तो 3.85 इंटू 10⁸ किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद 2 पाई बाई टाइम पीरियड 27.3 डेज। हर एक दिन में कितने आर होते हैं? कितने? एक दिन में 24 आवर इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड, और उसका स्क्वायर। ठीक। अभी मैं ये कैलकुलेशन करने वाला हूं नहीं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपको वैल्यू मिलती है 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बुक में कितना लिखा हुआ है, नोट्स में? 0.027। तो एक जीरो वहां पे मिस हो गया, तो वो लिख लो, 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इवनिंग बैच वालों को याद होगा, हमने कैलकुलेट किया था और देखा था कि नहीं आता है, एक जीरो कम लिखा है वहां पे। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर? तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ? 0.0027। वैसे आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आपने बोला कि ये मोशन सर्कुलर है, तो माय क्वेश्चन इज, ये मोशन जो सर्कुलर है, ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो हर बार 27.3 दिन कैसे आता टाइम पीरियड? यूनिफॉर्म है ना? हाँ। तो यूनिफॉर्म मोशन में तो एक्सीलरेशन तो होना ही नहीं चाहिए। सेंट्रीपिटल है, यहाँ पे स्पीड नहीं चेंज होता, सिर्फ क्या चेंज होता है? डायरेक्शन। तो ये जो आपको वैल्यू मिली है, ये कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल, विच कम्स ओनली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ द मून इज चेंजिंग, और आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज टुवर्ड्स टैंजेंट, टेंजेंशियल होता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन बोल रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन का नहीं। एक्सेलरेशन का होता है टुवर्ड्स सेंटर, इसके लिए तो क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रीपिटल। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर? पक्का? राइट। अब न्यूटन ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, एनी ऑब्जेक्ट, उसको अर्थ के सरफेस पे रखा। व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ? स्मॉल जी। व्हाट इज स्मॉल जी? 9.8। सो
द एक्सेलरेशन of object at the surface of earth is e object, sorry एक्सेलरेशन है ना, तो a of object is equal to कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब बेसिकली एक मून का मोशन स्टडी किया और दूसरा ऑब्जेक्ट का, क्योंकि लॉ बनाने के लिए तुमको कंपैरिजन चाहिए, जस्ट टू कंपेयर कि मून का मोशन और किसी ऑब्जेक्ट का मोशन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ उसमें क्या डिफरेंस है। तो उसने मून का एक्सीलेरेशन फाइंड किया और ये तो पता ही था, और इन लोगों को डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन को मून के एक्सीलरेशन डिवाइड कर दूं, तो 9.8 को 0.002 से डिवाइड कर दूं, तो ये आता है 3600 डायमेंशन लेस, क्योंकि एक्सेलरेशन अपॉन एक्सेलरेशन है, डायमेंशन नहीं होता उसमें। तो कितना आ गया रेशो 3600। ऑल्सो सपोज अगर मैं डिस्टेंस ऑफ मून को कहां से, डिस्टेंस यहां पे तुम कहां से मेजर करते हो, सेंटर ऑफ अर्थ से। अगर मैं डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ले लेता हूं, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ? 3.85 इंटू 10⁸ मीटर। किलोमीटर में लिखना होगा तो 10⁵। अगर किलोमीटर में लिखना होगा तो 10⁵ किलोमीटर चलेगा, ये भी चलेगा, नॉट एन इश्यू, वर्क्स, क्योंकि नीचे भी किलोमीटर में लिख देंगे हम लोग। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ यू एज अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ? रेडियस ऑफ अर्थ। कोई अर्थ के सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे, उसका अर्थ के सेंटर से कितना डिस्टेंस बनेगा? सिंपल सी बात है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो अगर मेरे पास ये अर्थ है और मैंने अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, व्हाट इज द डिस्टेंस? रेडियस ऑफ अर्थ। व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ का एग्जैक्ट वैल्यू? एग्जैक्ट 6378 किलोमीटर। तो ऊपर भी किलोमीटर तो नीचे भी किलोमीटर में, किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर, गुड, राइट। और यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू यूज करनी पड़ती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जहां बोला होगा वहां यूज करना। 6400 वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ओके। तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो यू विल फाइंड दिस एज 60, मतलब डिस्टेंस ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं डी की जगह पे आर यूज कर लेता हूं, कितना आ गया 60। लेकिन इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ मून? 3600। इसको हम ऐसा लिखे क्या, 60 का स्क्वायर, वेरी गुड। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ मून इज इक्वल टू 60। व्हाट इज 60? rm अपॉन r ऑब्जेक्ट का स्क्वायर। What do you see from this? Acceleration is inversely proportional to square of distance, बराबर। और ये दोनों एक्सेलरेशन किसने प्रोड्यूस किए? अर्थ ने। मून का एक्सेलरेशन इज बिकॉज ऑफ अर्थ और ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इज आल्सो बिकॉज ऑफ अर्थ। तो इसलिए मैंने लिख दिया ना, a is proportional to 1/half। Well, by the way, what will be force then? m into a, मतलब m by r square। तो दिस विल बी द फोर्स का जनरल फॉर्मूला, राइट। लेकिन ये तो हो गया एक्शन। ये जो फोर्स है ये अर्थ उस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, एक्शन। ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रिएक्शन। अगर अर्थ आप पे फोर्स लगाता है तो आप भी तो अर्थ पे फोर्स लगाते हो ना। अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है तो अर्थ भी उसकी तरफ आता है, सिर्फ दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? तो अर्थ बहुत हेवी है, अर्थ का मोशन नेग्लिजिबल है। तो व्हेन आई गो फॉर स्काई डाइविंग, जंप मारता हूं मैं नीचे, समझो मैंने ऊपर से नीचे जंप मार दी, तो आई एम फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ, ट्रू, बट अर्थ इज ऑल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी, but that displacement of earth is negligible,
क्योंकि अर्थ इज वेरी हेवी कंपेयर टू माई ओन मास। तो इन जनरल फोर्स क्या आएगा, mm बाय आर स्क्वायर। तो इन जनरल जब बात करोगे एक्शन रिएक्शन, तो इन जनरल force of earth on any object is proportional to mass of earth, mass of object upon r square। मतलब F equal to G capital N small n by r square। तो in general for any two masses force is G m1 m2 by r square। अभी जनरल क्यों बोला हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक मास को बाय डिफॉल्ट अर्थ ही मान के चल रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अर्थ के लिए ये रिलेशन ट्रू है, ये किसी भी दो मासेस के लिए सेम ही मिलने वाला है आपको। यू टेक वन बॉल, यू टेक अनदर बॉल, एंड ऑफ कोर्स उस केस में जब वन और टू बॉल की बात कर रहे हो तो अर्थ आसपास में नहीं है, सिर्फ वो दो ऑब्जेक्ट्स है, तो बोथ ऑब्जेक्ट आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो उस केस में आपको ये रिलेशन मिलेगा जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, राइट। तो इन जनरल एनी टू मासेस, इसके लिए हम बोलते हैं ना एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर with a force which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them। So I'll end with a funny note। Suppose there are two people जो एक दूसरे के दुश्मन है, they don't like each other, तू भाग यहाँ से, तू भी भाग यहाँ से। उन दोनों को अगर मैंने एम्प्टी स्पेस में छोड़ दिया ना, वो कुछ भी कर ले, they will be attracted towards each other, right। तो अभी इसके आगे का to be continued further, I mean in the next lecture।